सभी को बहुत बहुत आत्म नमस्कार। गुरुजी को मन ही मन प्रणाम करते हुए, और आज गुरुजी साथ में ही दिख रहे हैं, तो उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनकी ही मौजूदगी में आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो पिछले दो पार्ट से हम लोअर जीआई ट्रैक्ट डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अलग अलग बीमारियों के बारे में स्टडी करते हुए हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ा, हमने इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन के बारे में देखा, रेक्टल प्रोपल्सिव फोर्स के बारे में हम समझ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा, अब हम यहाँ डायरिया के बारे में समझेंगे। डिस्चेजिया के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। और फंक्शनल जीआई डिजीज, ऐसी बीमारियां जिनका कोई फिजिकल कारण तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो बीमारियां होती हैं इंसान के अंदर, जो किसी ब्लड रिपोर्ट में नहीं आती हैं, जो किसी भी तरह के टेस्ट में नहीं आती है, लेकिन फिर भी पेशेंट को सिम्टम्स जरूर होते हैं। तो उन बीमारियों के बारे में भी हमने देखा। वो अपर जीआई ट्रैक्ट में भी होती हैं और वो लोअर जीआई ट्रैक्ट में भी होती हैं। आज हम जो है अगली डिजीज के बारे में, जो लोअर जीआई ट्रैक्ट की डिजीज है। लोअर जीआई ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? आपका डिओडिनम से शुरू हो जाता है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दो भाग मुख्य रूप से आएंगे। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमने कॉन्स्टिपेशन, डिस्चेजिया वगैरह देख लिया है। अब हम जो है इसमें देखेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया से वैसे सभी लोग परिचित होंगे, जीवन में किसी ना किसी को हर बार ये होता ही रहता है, ये एक आम चीज है। पर ये क्यों होता है, इसको एक वैज्ञानिक पहलू क्या है इसके, और मेडिकल साइंस इसको किस तरह से देखती है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। सो डायरिया तो परिभाषा, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो नॉर्मल स्टूल में 60 to 90% वाटर होता है। वेस्टर्न सोसाइटी में हेल्दी एडल्ट्स में स्टूल अमाउंट लगभग 100 से 200 ग्राम पर डे होता है। वेस्टर्न सोसाइटी मतलब जैसे अमेरिका जैसे देश है, या जो जिन्हें हम विदेश कहते हैं, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वहां पर जो एक हेल्दी एडल्ट है, तो उसमें जो स्टूल का अमाउंट होता है 100 से 200 ग्राम पर डे का निर्माण होता है उसके अंदर। जबकि जो इन्फेंट होते हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, यह 10 ग्राम पर केजी पर डे होता है, यानी 10 ग्राम होता है किलो में। तो बच्चों में ये अमाउंट कम होता है, और वेस्टर्न सोसाइटी के जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनमें 100 से 200 ग्राम होता है। तो अभी ये मन में आता है कि भाई ईस्टर्न कंट्रीज में क्या है, जिसमें हमारा इंडिया आता है, चाइना आता है, तो उसकी बात भी हम अभी आगे करेंगे। तो डायरिया को स्टूल वेट 200 ग्राम पर डे के रूप में डिफाइन किया जाता है। अगर स्टूल का वजन 200 ग्राम पर डे से ज्यादा आ रहा है, तो वो डायरिया के आगे कैटेगरी में चला जाता है। तो हालांकि आम लोग स्टूल की फ्लूइडिटी बढ़ने को ही डायरिया मान लेते हैं। जैसे अगर मोशन पतला आ रहा है तो उसको डायरिया मान लिया जाता है, ये एक आम धारणा है। हाई फाइबर डाइट लेने वाले लोगों में स्टूल बल्की होता है, यानी कि फूला हुआ होता है, लेकिन फॉर्म्ड होता है, तो इसे डायरिया नहीं माना जाता है। कभी कभी जैसे अब आप अगर इसबगोल वगैरह लेते हैं या कुछ ऐसा ले रहे हैं, हाई फाइबर डाइट है, तो उसमें स्टूल जो है बल्की हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उसको हम डायरिया नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे। सो नॉर्मल स्टूल, अब हम यहाँ इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा स्टूल के बारे में समझ लेंगे, तो डायरिया को समझना और आसान हो जाएगा। तो पहले हम स्टूल से रिलेटेड कुछ जानकारियों को देखेंगे। तो यहाँ हम इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर देखें, तो मेडिकल दृष्टि से नहीं, बल्कि हमको आयुर्वेद और पारंपरिक जीवन शैली के अनुसार भी हम एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम का संकेत माना जाता है एक नॉर्मल स्टूल। तो नॉर्मल स्टूल किसे हम कहते हैं कि भाई, टाइमिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रातःकाल सुबह शौच जाना सबसे उत्तम माना गया है।
सूर्योदय के आसपास या उसके तुरंत बाद मल त्याग करना नियमित अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का सिम्टम्स। और दिन में एक बार सहज मल त्याग सामान्य माना जाता है, और 2 बार भी हो सकता है यदि आहार भारी या रेशेदार हो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फिर भी वह सामान्य है। तो 1 से 2 बार तक मोशन जाना एक सामान्य मल त्याग की प्रक्रिया है। अगर हम शेप एंड कंसिस्टेंसी के तौर पर देखें, आकार व स्थिरता के आधार पर देखें, तो नॉर्मल स्टूल ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, ना बहुत पतला यानी दस्त जैसा होगा। यह केले के आकार के जैसा, जिसको आयुर्वेद में से सम्यक मल कहा गया है, वैसा होना चाहिए। और एक सार यानी यूनिफॉर्म टुकड़ों में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह के हेल्दी शेप एंड कंसिस्टेंसी का जो लक्षण है, सम्यक मल जो है नॉर्मल होता है। इसके बारे में न्यूरोथेरेपी वेद में भी गुरुजी ने बताया है कि नॉर्मल स्टूल जो है केले के जैसा होना चाहिए। कलर के तौर पर देखा जाए तो भारतीय पारंपरिक व आधुनिक दोनों मतों से अगर देखा जाए तो हल्के से गहरा भूरा ब्राउन कलर का जो है सामान्य स्टूल माना जाता है। फिर आहार के अनुसार भी थोड़ा बहुत बदलाव संभव होता है। जैसे अगर हरी सब्जियां आप ज्यादा खा लें तो स्टूल का कलर हरा हो जाता है। अगर चुकंदर खा लिया जाए, बीटरूट खा लेते हैं, तो उसमें लाल रंग दिख सकता है। और हल्दी या घी ज्यादा ले लिया जाता है तो पीला टोन आ जाता है उसमें। अब कलर के मामले में अगर देखें तो असामान्य कलर कौन से होते हैं, तो काला। अगर काला मोशन आता है तो ब्लीडिंग जो है हो सकती है, या फिर आयरन का आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी हो सकता है। न्यूरोथेरेपी में एक ट्रीटमेंट है लार्ज फुलिक ब्लैक। जिनके शरीर में पिगमेंटेशन ज्यादा है, नॉर्मल से अधिक कालापन है चेहरे पे शरीर में, तो उनको जब हम लार्ज फुलिक ब्लैक ट्रीटमेंट देते हैं तो ये कई लोगों का अनुभव है कि शुरुआत में मोशन का करीब 1 से 1.5 इंच का हिस्सा काला आता है, जो कि ये दिखाता है कि आपकी बॉडी से पिगमेंटेशन निकलता है। ये लार्ज फॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट देने के बाद ये अनुभव पेशेंट के भी हैं और न्यूरोथेरेपिस्टों के भी हैं। तो काला ये ब्लीडिंग या आयरन एक्सेस का साइन हो सकता है। सफेद या मिट्टी जैसा अगर कलर है तो वह लीवर या बाइल डिजीज का सिम्टम्स होता है। फिर बहुत पीला अगर हो तो मेल एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बराबर। अब अगर ऑर्डर के आधार पर देखें, गंध के आधार पर देखें, तो सामान्य दुर्गंध जो है पाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अत्यधिक सड़ी या तेज दुर्गंध जो है ये टॉक्सिन्स या अपच का संकेत माना जाता है। फिर क्वांटिटी के आधार पर अगर हम देखें, आहार के अनुपात में पर्याप्त, तो अगर बहुत कम मल बन रहा है तो ये कब्ज का साइन हो सकता है। बहुत अत्याधिक अगर मल बन रहा है तो ये अपच या मेल एब्जॉर्प्शन का साइन हो सकता है। ईज ऑफ पैसेज यानी सहजता, तो भारतीय संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया गया है कि बिना जोर लगाए स्टूल निकलना चाहिए, दर्द जलन और खिंचाव नहीं होना चाहिए, और पेट जो है पूरा साफ हो। इसे सुखपूर्वक मलत्याग कहा जाता है और यही स्वास्थ्य का एक मुख्य लक्षण है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम आदर्श मल के लक्षण देखें तो ना तो ये बहुत अधिक बदबूदार होता है, ना चिपचिपा, और पानी में धीरे डूबता है, अत्यधिक तेलीय ना हो, और मल त्याग के बाद हल्कापन व ऊर्जा महसूस हो। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से आदर्श मल के लक्षण है। अब जीवन शैली से संबंध देखें तो इंडियन कल्चर के हिसाब से सामान्य मल त्याग जुड़ा माना जाता है कि अगर समय पर भोजन हो, घी या तेल का संतुलित सेवन हो, पर्याप्त फाइबर हो जिसमें दाल सब्जी फल इत्यादि, गर्म पानी, सुबह उठने की दिनचर्या और योग प्राणायाम, इनके माध्यम से जो है सामान्य मल त्याग में ये अपना योगदान देते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो नॉर्मल स्टूल के संकेत जो हैं, एक तो सुबह नियमित मल त्याग, केले के आकार का मध्यम नरम भूरा रंग, बिना दर्द या जोर के पेट साफ होना, और मल त्याग के बाद एक आपको सेटिस्फेक्शन फील होना, एक कंप्लीटनेस फील होना कि हाँ अभी जो है पेट मेरा साफ हो गया है। तो ये एक सामान्य स्टूल के बारे में हमने कुछ देखा।
तो किसी ने ब्रिस्टल चार्ट के बारे में सुना है क्या? अगर सुना है तो यस लिखिए, फिर हम आगे ब्रिस्टल चार्ट के बारे में और देखेंगे। ये एक तरह से ना आपका, समझ लीजिए डायरिया के साथ जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपका स्टूल डायग्नोसिस का क्लास भी इसी के साथ में हो जाएगा। ठीक, तो ब्रिस्टल चार्ट से हम समझेंगे स्टूल डायग्नोसिस के बारे में। किस किसने सुना है या जानते हैं ब्रिस्टल चार्ट के बारे में? कई लोगों ने देखा तो होगा, पर ये नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। मुझे चैट में लिख के बताइए। ओके, नहीं सुना है, ठीक है। और कोई? सभी लोग बताइए, फिर हम ब्रिस्टल चार्ट के बारे में देखते हैं। ओके, चलिए, ये आपने कभी ना कभी देखा है, बट आपको इसका नाम नहीं मालूम है। मुझे मालूम है, डैम श्योर आपको पता होगा ये। जैसे ही पिक्चर आएगी आप एकदम, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, ये पिक्चर आपके सामने है। अब बताइए, ये पिक्चर आपने देखी है कि नहीं कहीं पे? इस तरीके का चार्ट आपके सामने आया होगा, राइट? तो इसी को ब्रिस्टल चार्ट बोला जाता है। तो ये स्टूल डायग्नोसिस में हमें हेल्प करता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। फिर जैसे ही हमारा ये स्टूल का कंप्लीट होगा तो फिर हम सीधा डायरिया पे चले जाएंगे। ये पिक्चर सामने रखता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। सो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यह चार्ट स्टूल के शेप व कंसिस्टेंसी के आधार पर डाइजेशन हेल्थ बताता है। सो टाइप 1 है हार्ड पैलेट, यानी कंकड़ जैसा हार्ड दिख रहा है टाइप 1 में। सो ये दिखावा देखने में ऐसा लगता है जैसे बकरी के मल जैसा, छोटे छोटे कठोर टुकड़े। इसको बोलते हैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो ऐसे केस को सीवियर कॉन्स्टिपेशन में गिना जाता है। ठीक, इंडियन कॉज अगर देखें तो हम इसमें मानते हैं कि पानी कम पीना, सूखा भोजन रोटी प्लस नमकीन या बिना घी की, देर रात को खाना और कब्ज की पुरानी आदत। ऐसे केसेस में ये हो सकता है सीवियर कॉन्स्टिपेशन। जो लोग पानी एकदम कम पीते हैं, सूखा हुआ भोजन करते हैं, देर रात तक खाते हैं और कब्ज की पुरानी हिस्ट्री हो, तो उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। टाइप 2, इसको लंपी सॉसेज बोला जाता है, यानी दिखावट में ये जो है लंबा पर गांठदार होता है, इसमें लंप होंगे। ये भी जो है कॉन्स्टिपेशन का साइन है। तो जब ये छोटी छोटी गोलियां बन जाए
और तो बकरी के मल की तरह, तो ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन कहलाएगा। और जब ये लंपी हो, लम्स हो, इसमें गांठदार हो, लंबा हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अभी वो गांठ टूट के अलग नहीं निकली है, तो अभी भी ये कॉन्स्टिपेशन माना जाएगा। ठीक। तो सिम्टम्स क्या है कि मल निकलता है पर जोर लगाना पड़ता है, और पेट पूरा साफ नहीं होता है। अब आता है टाइप 3, क्रैक्ड सॉसेज, यानी सॉसेज जैसा, जिसमें ऊपर दरारें होती, पिक्चर में आपके सामने क्लियर होगा। मतलब ये नियर नॉर्मल है, नॉर्मल के थोड़ा नजदीक है, बट ये अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, तो ये बॉर्डर लाइन नॉर्मल है। तो डाइट सुधार से ये परफेक्ट हो सकता है। फोर्थ आता है टाइप 4, स्मूथ बनाना शेप, जिसको आइडियल शेप कहते हैं, जो नॉर्मल शेप बोली जाती है। दिखने में ये केला जैसा चिकना, परफेक्ट डाइजेशन का ये साइन है, और इंडियन ट्रेडिशनल व्यू अगर देखा जाए तो इसको सम्यक मल माना जाता है। संकेत बिना दर्द, बिना जोर, और पेट हल्का, ये इसके सिम्टम्स होंगे। जहां कोई दर्द नहीं है, कोई जोर नहीं लगा रहे, और पेट साफ होने के बाद हल्का महसूस कर रहे हैं। अब यहां से जो हम देख रहे हैं ब्रिस्टल चार्ट में, हमने टाइप 4 देख लिया। अब टाइप 4 के बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अब वो जो है डायरिया की तरफ बढ़ेगा स्टूल। तो अब टाइप 5 में देखा जाए तो सॉफ्ट ब्लॉब्स के जैसा दिखता है, यानी नरम टुकड़े साफ निकलते हैं। इसको माइल्ड लूज मोशन टेंडेंसी बोला जाता है टाइप 5 में। इसमें जैसे अगर अधिक फल खा लें, अधिक घी तेल खा लें, और गर्म प्रकृति का भोजन अगर खा लें, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। टाइप 6, इसको बोला जाता है मशी स्टूल, MUSH बाय मशी स्टूल, या इसको फ्लफी पीसेस भी बोलते हैं, रिजिड एजेस भी होती हैं इनमें। एकदम गीला और बिखरा हुआ, मतलब डायरिया टेंडेंसी। अभी यहां से डायरिया की फर्स्ट स्टेज में है ये, डायरिया की टेंडेंसी। इंडियन कॉज, तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो फूड इन्फेक्शन हो सकता है, पित्त बढ़ा हुआ हो सकता है, और ज्यादा मसाला या तेल की वजह से ये हो सकता है। टाइप 7, वाटरी स्टूल, पूरा पानी जैसा। ठीक है, इसका मतलब है डायरिया और इन्फेक्शन। इसमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्या है इसमें? अगर डायरिया है तो रिस्क ये है, डिहाइड्रेशन का रिस्क होगा और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे। टाइप 1 से टाइप 2 तक कब्ज या वात दोष, अनहेल्दी बोला जाएगा। टाइप 3 जो है एवरेज है। टाइप 4 जो है सम्यक मल, जिसको बेस्ट बोला जाएगा। फिर टाइप 5 में माइल्ड इशू है, एंड टाइप 6 to 7 ये डिजीज स्टेज आ जाती है। आइडियल स्टूल रूटीन जो है इंडियन कल्चर प्लस मॉडर्न साइंस के हिसाब से, सुबह 5 से 7 बजे तक जो है मल त्याग करना, और टाइप 4 जो कि बनाना टाइप स्टूल है, वो होना है आइडियल स्टूल रूटीन के हिसाब से। और 3 से 5 मिनट में सहज मल त्याग, नो पेन, नो स्ट्रेन, एंड हल्का, और बिना गैस या बिना दर्द के, दर्द नहीं हो या गैस बहुत नॉर्मल जो होती है वो उतना गैस, और पेट हल्का, ये एक आइडियल स्टूल रूटीन माना जाता है। अब हम आते हैं स्टूल वेट मीजर। तो मेडिकल रिसर्च व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में स्टूल अमाउंट मीजर करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, जिससे भी जो है बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो इसके लिए मेथड के तौर पर पेशेंट को 24 घंटे का स्टूल कलेक्ट करने को कहा जाता है। इसमें प्री वेटेड कंटेनर, एक डब्बा दिया जाता है, जिसका पहले वजन कर लिया जाता है, और 24 घंटे बाद टोटल वेट मीजर किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नॉर्मल रेंज है 80 से 200 ग्राम पर डे, और ईस्टर्न कंट्रीज में, इंडियन कल्चर में अगर देखा जाए तो 150 से 400 ग्राम पर डे होता है। तो ईस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो जो क्वांटिटी है स्टूल की वो ज्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज में कम है।
तो इसमें फाइबर इनटेक वर्सेस स्टूल बल्क चार्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो फाइबर इनटेक करने से स्टूल का वेट बढ़ जाता है। तो अगर 10 ग्राम फाइबर लेते हैं तो 80 से 120 ग्राम, 20 ग्राम फाइबर अगर ऐड किया जाए तो 120 से 200 ग्राम, 30 ग्राम फाइबर अगर डेली लेते हैं तो 200 से 300 ग्राम मल की क्वांटिटी होगी। 40 ग्राम फाइबर लेते हैं तो 300 से 400 ग्राम, और 50 ग्राम फाइबर लेते हैं तो 400 से 500 ग्राम तक स्टूल बनता है बॉडी में। तो फाइबर कैसे बल्क बढ़ाता है? तो मैकेनिज्म के तौर पर फाइबर जो है पानी सोखता है। जैसे आपने ये ईसब घोल की भूसी लेते हैं तो कैसे आप उसको गिलास में डाल दिए, पानी सोख लेती है। तो पानी सोखेगा, जेल बनाएगा, जिससे स्टूल क्या है सॉफ्ट करेगा, और ट्रांजिट टाइम जो है कम करता है, खिसकना। और गट बैक्टीरिया फर्मेंटेशन बढ़ता है, जिससे कि मांस बढ़ता है। मांस मतलब वजन। ठीक, तो इंडियन डाइट फाइबर सोर्सेस क्या क्या है इंडियन डाइट में जो हम लोग लेते हैं? तो हाई स्टूल बल्क वाले फूड फाइबर होने की वजह से ईस्टर्न कंट्रीज में या इंडियन कंट्री में जो है स्टूल की क्वांटिटी जो है 400 ग्राम तक हो जाती है। तो उसमें एक तो गेहूं के साथ चोकर यूज होना, ओट्स है, दलिया है, दालें हैं, चना, राजमा, हरी सब्जियां, फल, पपीता, अमरूद, इसबगोल इत्यादि। ठीक। आयुर्वेदा के व्यू के हिसाब से स्टूल क्वांटिटी के बारे में अगर देखें तो यह आइडियल क्वांटिटी यानी नॉर्मल क्वांटिटी डिपेंड करती है आपकी डाइजेस्टिव फायर, यानी आपका जो पेट में HCl की मात्रा कैसी, पचाने की क्षमता कैसी, डाइजेस्टिव फायर, फिर आहार की मात्रा और आपकी दोष संतुलन देखे जाते हैं। तो साइन ऑफ प्रॉपर स्टूल एक सम्यक मल का स्टूल है, नियमित हो, मध्यम मात्रा में हो, ना बहुत अधिक ड्राई हो और ना ही अतिसार हो यानी कि लूज मोशन। थोड़ा सा दोष के बारे में है, ये बस जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं। तो अगर बात शरीर में बढ़ी हुई है तो कम और सूखा मल होगा, पित्त अगर बढ़ा है तो अधिक और नरम होगा, और कफ अगर बढ़ा है तो भारी और चिपचिपा मल ऐसे पेशेंट को आएगा। न्यूरोथेरेपी के व्यू से पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो नेवल इम्बैलेंस की वजह से डाइजेशन डिस्टरबेंस होता है। फिर इंटेस्टाइनल नर्व सप्लाई अगर कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस है। फिर ब्लड सर्कुलेशन अगर डाउन होगा, कम होगा, तो भी स्टूल बल्क बढ़ेगा, स्टूल बल्क कम हो जाएगा, सॉरी। तो हेल्दी साइन, डेली फुल एवेक्यूएशन, एडुकेट बल्क एंड नो गैस रिटेंशन, पेट में गैस नहीं फंसती है, ये नॉर्मल साइन। सो लो वर्सेस हाई स्टूल आउटपुट। तो लो यानी कि बिलो 100 ग्राम पर डे का अगर स्टूल है किसी पेशेंट का, तो कॉन्स्टिपेशन है, उसकी डाइट में लो फाइबर है, और वह डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है, और उसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और हाई अगर स्टूल आउटपुट है तो हाई फाइबर डाइट हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह भी हो सकती है, मेल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एंड IBS डी। डी फॉर IBS डी में डी फॉर क्या होता है? डी का मतलब लिखकर बताइए। IBS डी। तो IBS डी, और आपने C टाइप ऐसा, और M मिक्स। जी, वीरेंद्र जी ने लिखा है डिसेंट्री, राजू सिंह जी ने लिखा है डायरिया। डायरिया, जी। तो इसका डिसेंट्री से माना जाता है, डिसेंट्री डायरिया इसी से रिलेटेड है। और IBS-C मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। आगे बढ़ते हैं। सो प्रैक्टिकली हेल्दी रेंज जो है 150 से 400 ग्राम पर डे आइडियल है।
300 ग्राम एवरेज हाई फाइबर हेल्दी एडल्ट्स, रेगुलर प्लस एफर्टलेस पैसेज मोर इंपोर्टेंट देन एग्जैक्ट वेट। अब हम डायरिया पर आते हैं। सो डायरिया आपने अभी थोड़ा सा समझा। डायरिया की परिभाषा, तो हम डायरिया कब कहेंगे कि किसी पेशेंट को डायरिया है, अगर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मेजर किया जाए, कब मानेंगे आप? उसकी कितनी क्वांटिटी होगी स्टूल की, तब आप उसे डायरिया मानेंगे? मुझे चैट में लिखकर बताइए। क्वांटिटी क्या होगी, स्टूल क्वांटिटी? ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ क्वांटिटी के बारे में देखना है। एबव 400 ग्राम, वेरी गुड। मनु कुलशेखर, हाँ कुलशेखर जी ने बताया है अबव 400 ग्राम, वेरी गुड। सो अबव 400 ग्राम जब स्टूल पहुंचता है, तो कभी कभी ये 1000 भी हो जाता है, 1500 भी हो जाता है, 700 भी। सो ये 400 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये डायरिया की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। क्वांटिटी कम, कॉन्स्टिपेशन। क्वांटिटी ज्यादा, डायरिया। मिडिल की क्वांटिटी क्या है, 300 से 400 ग्राम, ये नॉर्मल स्टूल है। ठीक, इससे कम जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन, इससे ज्यादा जाएगा तो डायरिया। ठीक, अगर ये मेजर करना है, ये जानना है, तो 24 आवर्स का स्टूल चेक किया जाता है। ये अक्सर आप हॉस्पिटल में देखेंगे, जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो चेक किया जाता है कि उसने कितना स्टूल पास किया, कितनी यूरिन पास की। तो स्टूल के लिए, स्टूल टेस्ट के लिए ये सब चीजें देखी जाती, ये मेजर की जाती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है। सो डायरिया के में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो पहला, बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। एक आपको एक सिम्टम्स बताता हूँ, आपको काम पड़ेगा ये। छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन हुआ हो तो कैसे आप पहचानेंगे कि उसको डिहाइड्रेशन हुआ हो गया है? कोई साइन जो आपको मालूम हो? आपको जो भी लगता है आप बता सकते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपके ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं, 1 साल के, 2 साल के, या 6 महीने के बच्चे हैं, यूरिन कम आएगा, स्टूल कड़क होगा, वॉमिटिंग होगा। हाँ, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉमिटिंग अगर ज्यादा हो रही तो डिहाइड्रेशन होगा, मोशन ज्यादा हो गया है तो भी डिहाइड। लेकिन आप कैसे देख के पता लगाएंगे? तो जब बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो नाभि के आसपास की स्किन जो है सिकुड़ जाएगी, ऐसी उसमें लाइनें पड़ जाएंगी। ठीक है, हाँ पानी जैसा लूज मोशन आएगा। वो अगर उसने बताया, उनके पेरेंट्स ने बताया तो हमें तो पता चलेगा, लेकिन अगर वो नहीं भी बताएंगे और अगर इस तरीके का बच्चा आएगा, हो सकता है उसको डायरिया ना हो लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन हो। तो ये कंडीशन तब होती है कि बच्चा पानी ही नहीं पी रहा हो, फ्लूइड कम ले रहा हो, है ना। तो आप उसके नाभि के आसपास देखेंगे उसकी स्किन सिकुड़ सी जाती, ये एक साइन होता है छोटे बच्चों में इसका डिहाइड्रेशन का। हम आगे जब ये आएगा सब्जेक्ट में तो हम पीडियाट्रिक डिजीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे, तो ताकि हम छोटे बच्चों में बीमारियों को डायग्नोस करना बड़ा कठिन होता है, तो उसको भी हम सीखेंगे आगे चल के। तो ये आप देख सकते हैं, तो छोटे बच्चे आए तो इसलिए उनका पेट चेक किया जाता है ना, पेट में।
हाथ रखकर ये देखा जाता है कि कहाँ पर कड़कनेस तो नहीं है, डिहाइड्रेशन कैसा है, पेन वगैरह, छूने पर पेन है, कोई स्वेलिंग है, या ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जो यूरिन है, यूरेथ्रा को चेक किया जाता है, वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब एग्जामिनेशन होते हैं पीडियाट्रिक विभाग में बच्चों के, क्योंकि बच्चे तो बोल नहीं सकते, तो उनको देखकर ही आपको ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि उनमें क्या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो डायरिया जब होगा, उसके केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन के तौर पर सबसे प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन होगी कि उसको फ्लूइड लॉस होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। अब डायरिया को मैं मोस्टली आपको जो है लूज मोशन उसमें लगेंगे। फिर जब फ्लूइड लॉस होगा तो फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाएंगे, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड। ठीक, ये भी जो है शरीर से बाहर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी आ जाती है और पेट में मरोड़े उठने लगती हैं, जिसको हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स बोलते हैं, और पेट में आदमी पेट पकड़ के रह जाता है, इतना दर्द होता है। फिर कुछ केसेस में वेस्कुलर कोलैप्स हो जाते हैं, सीवियर केसेस में। सीवियर डायरिया जैसे कोलेरा, ये बहुत पहले चलती थी ये बीमारी, कोलेरा, या वेरी यंग या वेरी ओल्ड या डिबिलिएटेड पेशेंट में कोलेप्स तेजी से डेवलप हो। कई बच्चों को अगर बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया हो जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। तो इसका तो जो है बड़ा सीरियस मामला हो जाता है, इसलिए जो है 6-7 से ज्यादा जब मोशन जाए तो आप जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, डॉक्टर को दिखाएं, या अपने पास जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करें। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर सीवियर डायरिया की वजह से कुछ भी हो सकता है, उसकी बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा सकती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन का लॉस हो जाता है, और साथ में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड तो बाहर जाहिर है, तो बॉडी क्या है, एसिडोसिस में चली जाती है। फिर हाइपोकैलीमिया, जिसमें सीवियर या क्रोनिक डायरिया में ये हो जाता है, यानी पोटेशियम की कमी हो जाए। फिर हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी मैग्नीशियम की कमी हो जाए। तो प्रोलॉन्ग डायरिया के बाद टिटेनी, यानी अकड़ सकता है आदमी, टिटनीस की तरह अकड़ जाता है, धनुष की तरह, अगर हाइपोमैग्नीशियमिया हो। इसीलिए डायरिया के पेशेंट को सादा पानी पीने की बजाय इलेक्ट्रॉल वाला पानी पीने को दिया जाता है। वो भी कौन सा, जो WHO रिकमेंडेड, जो ग्रीन कलर का पाउच होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ना कि वो वाला जो ORS के नाम पे फ्रूट जूस बेचते हैं, वो नहीं, जिसमें नमक होता है, सोडियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो लेना है। तो वो इसलिए सादा पानी पीने से डायरिया और बढ़ जाता है, तो इसकी जगह जो है थोड़ा सा नमक, नींबू, शक्कर मिला के भी अगर आप दे देंगे तो वो भी जो है डायरिया में आपकी एनर्जी को पूर्ति करेगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से रोकेगा। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, तो नारियल पानी में पोटेशियम होता है, जिससे हाइपोकैलेमिया का खतरा कम हो जाता है। ठीक, इटियोलॉजी, क्या कारण होते हैं, अब इनके कारण देख लेते हैं। तो नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन लगभग 99% फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो ओरल इंटेक और GI सिक्रेशन से आता है। यानी आपने कुछ पानी से पिया, कुछ हमारी अपर GI ट्रैक्ट, लोअर GI ट्रैक्ट में, जो अपर GI ट्रैक्ट से जो सिक्रेशन हो रहा है वो सबको, उसमें से 99% फ्लूइड को बॉडी री एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, सो टोटल फ्लूइड लोड जो है 9 से 10 लीटर पर डे का होता है बॉडी में। सो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ 1% की कमी या सीक्रेशन में थोड़ी सी वृद्धि भी डायरिया का कॉज कर सकती है। या तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, क्योंकि बॉडी टोटल फ्लूइड लोड करीब 9 से 10 लीटर पर डे का एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इतना सीक्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक तो डाइजेस्टिव जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, आपकी सलाइवा हो गई, फिर आपका बाइल हो गया, इन सब की क्वांटिटी आप निकालिएगा, कभी आप पढ़िएगा तो आपको ये 9 से 10 लीटर कैसे हो जाता है तो आपको पता चलेगा उसमें। तो अगर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में 1% की कमी आ गई तो जो है डायरिया हो सकता है। और सीक्रेशन अगर ज्यादा बढ़ गया कि हाँ आपका म्यूकस ज्यादा बनने लगा है, तो भी जो है डायरिया का कॉज कर सकती है।
सो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डायरिया क्या कहलाता है कि मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डायरिया में क्या होता है कि इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक लोड, यानी कि ऑस्मोटिक डायरिया जिसमें पानी खींचा जाता है। तो जब अनएब्जॉर्बेबल वाटर सोल्यूबल सोल्यूट इंटेस्टाइन में रह जाते हैं तो वे वाटर रिटेन करते हैं। ठीक, जो पानी में घुलते नहीं है। वॉट कुछ जो है ऐसे अनएब्जॉर्बेबल ऐसा मटेरियल या ऐसा जो खाना खाया आपने जो कि ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पानी में घुलनशील है, ऐसी चीजें इंटेस्टाइन में वाटर रिटेंशन को बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेग्जिटिव आप ले लें तो मैग्नीशियम सॉल्ट है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ लेग्जिटिव के बारे में। फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो कि दूध पीने से जो है लूज मोशन लग जाते हैं। शुगर सब्सटीट्यूट कुछ रहते हैं, सॉर्बिटॉल है, मैनिटॉल है, जाइलिटॉल है। फिर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जैसे आप केक वगैरह खाते हैं तो उसमें कॉर्न सिरप यूज होता है। फिर लैक्टुलोज करके लैक्सिटिव होती है। तो ये क्या है, ऑस्मोटिक एजेंट है। ऑस्मोटिक एजेंट यानी कि ये पानी खींचते हैं इंटेस्टाइन से और स्टूल को जो है पतला बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ फूड स्टफ्स भी होते हैं जिनका एक्सेस इंटेक करने के बाद जो है इंटेस्टाइन में वाटर रिटेन होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। तो इससे क्या है, स्टूल ऑस्मोटिक गैप इंक्रीज होता है। तो एक तो ये कारण हो गया कि किसी तरह से, चाहे खाने के माध्यम से हो या लेग्जेटिव के माध्यम से, आपका इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाए। दूसरा है कि इंक्रीज सिक्रेशन, या तो फिर जो है आपके बॉडी में बॉवेल में होने वाले सिक्रेशन बढ़ जाए। सेक्रेटरी डायरिया बोलते हैं इसको, सिक्रेटरी। तो जब बॉवेल एब्जॉर्ब करने से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर सिक्रेट करना शुरू कर दे, निकालना शुरू कर दे, तब भी जो है डायरिया हो सकता है। तो कॉजेज के तौर पर देखें तो सबसे कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। आपन बाहर कहीं कुछ खाए और उससे जो है डायरिया लग जाता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज। फिर फूड पॉइजनिंग, तो इसमें एक्यूट डायरिया होता है, 4 दिन से नीचे जो है एक्यूट डायरिया माना जाता है। फिर एंटेरोटॉक्सिन्स, तो ब्लॉक में सोडियम आयन है, हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज होते हैं, तो एंटेरोटॉक्सिन्स कुछ होते हैं। फिर अनएब्जॉर्ब फैट और बाइल एसिड, अगर ठीक से फैट पच नहीं रहे हैं, बाइल एसिड वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सिक्रेशन बढ़ सकता है। ड्रग्स, कुछ दवाइयां हैं जिनके लेने से जो है ये कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट को डायरिया लग सकता है। सो डायरेक्ट, तो क्विनिडीन है, कोलचिसिन है, कैस्टर ऑयल है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब इसमें आप कैस्टर ऑयल के बारे में जानते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में भी आप जानते होंगे कि हम कॉन्स्टिपेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों देते हैं। बताइए मुझे आप, प्रोस्टाग्लैंडिन का ट्रीटमेंट देकर कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए कितना मेडुला देते हैं। 30 मेडुला देते हैं। वेरी गुड। और इससे कॉन्स्टिपेशन को कैसे हील किया जाता है। वेरी गुड, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा। तो न्यूरोथेरेपी में ये पाया गया है कि जिन भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके म्यूकस वाले पॉइंट में दर्द देखा गया है। म्यूकस वाले पॉइंट में दर्द होने का मतलब है कि बॉडी प्रॉपर म्यूकस नहीं बना रही है और इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को जब हम 30 मेडुला देते हैं या इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देते हैं, 30 मेडुला देने से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और म्यूकस को स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे बॉडी जो है म्यूकस का सीक्रेशन करने लगती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है। तो इसका लॉजिक यहाँ पर क्लियर होता है। इसी तरह से कैस्ट्रॉल। फिर इनडायरेक्ट में ऑर्ली स्टेट फैट मेल एब्जॉर्प्शन का कारण। फिर एंडोक्राइन ट्यूमर अगर हो जाए
ठीक, सिक्रेटरी कॉजेज बोल रहे हैं हम यहाँ पर, जो है सिक्रेटरी कॉजेज, यानी कि आपके इंटेस्टाइन सिक्रेशन कैसे बढ़ा देती है, जिनकी वजह से जो है लूज मोशन हो सकता है। तो हमने देखा इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, एंटेरोटॉक्सिन्स, अनएब्सॉर्ब्ड फैट एंड बाइल एसिड, फिर कुछ दवाइयां हैं, क्विनिडोन, कैस्ट्रॉयल, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर इनडायरेक्टली ऑर्लिस्टेट, फिर एंडोक्राइन ट्यूमर भी होते हैं, तो जैसे वाइकोमा है, गैस्ट्रिनोमा है, फिर कार्सिनोइड ट्यूमर है जिसमें सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जिसमें कैल्सिटोनिन हार्मोन का रोल होता है। तो इनकी वजह से भी जो है सिक्रेशन बढ़ सकता है और इसकी वजह से लूज मोशन हो सकता है। तो स्टूल ऑस्मोटिक गैप बिलो 50 MEQL, ये एक मेजरिंग मात्रा है। अब दो कारण हो गए, एक तो हो गया कि इंक्रीज ऑस्मोटिक लोड अगर बढ़ जाए तो ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा। दूसरा हमने देख लिया कि सिक्रेटरी डायरिया, किसी वजह से इंटेस्टाइन सिक्रेशन बढ़ा दे, उनके कॉज हमने देख लिए। तीसरा है कि रिड्यूस्ड कांटेक्ट टाइम या सरफेस एरिया। ये क्या होता है? तो रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, यानी कि ट्रांसफर होना, फूड जो आपने फूड खाया उसका ट्रांजिट होना, एक जगह से दूसरी जगह होना, या एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया कम होने से फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। या तो आपका जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है, जो एब्जॉर्प्शन की जो सेल्स हैं, तो एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करने वाली जो, क्या हमारी इंटेस्टाइन में होता है जो एब्जॉर्ब करता है, उनको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? क्या नाम है उसका? तो उसकी मात्रा अगर कम हो जाए, विलाई, तो अगर विलाई की मात्रा अगर कम हो जाएगी, यानी एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया अगर कम हो जाए, तो फाइनल एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इंटेस्टाइनल, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट चल रहा है तो भी जो है ये डायरिया का कॉज हो सकता है। अब कारण देख लेते हैं। या तो आंत छोटी हो, स्मॉल वॉवेल हो, या फिर लार्ज वॉवेल रिसेक्शन हो। कई बार जो है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। लार्ज वॉवेल, सो रिसेक्शन का मतलब है, कई बार क्या है, कुछ कंडीशन में स्टूल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या आंत सड़ने लगती है, तो या तो उसको काट के जोड़ दिया जाता है, रिसेक्शन कर दिया जाता है, या गैस्ट्रिक रिसेक्शन हो, या फिर इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज हो, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। अभी हमने एक केसेस में देख रहा हूँ, 2 महीने हो गए उनको, आईबीडी था, वो एक रोटी भी नहीं खा पाती थी, अभी आराम से 2 से 3 रोटी खाती है, बढ़िया स्वस्थ है। तो आईबीडी के केस में ये चीज होती है। तो इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज हो, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, आंतों का इन्फ्लामेशन, फिर सीलियक स्प्रू करके डिजीज होती है वो हो, फिर कुछ ड्रग्स हैं, मैग्नीशियम एंटासिड, लेग्जेटिव, SSRIs, और ह्यूमरल एजेंट जिसमें हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सेरोटोनिन। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमने कॉज देखे कि या तो आपका रिड्यूस कांटेक्ट टाइम हो जाए या सरफेस एरिया कम हो जाए, तो भी जो है डायरिया हो सकता है। तो ये हमने देख लिए कॉजेस। अब हम देखेंगे कॉजेस के बाद इवेल्यूशन करना, हिस्ट्री कैसे ली जाती है। पहले ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी देखी जाती है, यानी कितनी बार आपको आया, उससे आप सीवियरिटी का अंदाजा लगाएंगे। फिर उनसे पूछते हैं कि आप कभी हाल ही में कहीं गए थे क्या, कुछ बाहर का खाना खाया था क्या, या कहीं बाहर पानी पिया था, कुछ गंदा पानी पी गए क्या, या इस तरीके से। अच्छा, ये ठीक है। अब
यहाँ आपको मिलेगा कि कोई ट्रेवल नहीं हुई, कोई फूड बाहर का आउटसाइड नहीं खाया, पानी का भी सोर्स ठीक था। तो फिर अगला सवाल आता, कोई दवाई ले रहे हैं क्या आप, पिछले 3 महीने में कोई एंटीबायोटिक ली है क्या, कि वो भी एक कॉज है। अच्छा, उसके साथ आपको एब्डोमिनल पेन होता है या उल्टियां भी आ रही हैं। क्या आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, फैट आ रहा है, कुछ आपने देखा है क्या, वो पूछना। अचानक से वेट लॉस हुआ है क्या, तो जैसे आईबीडी के केस में वेट लॉस हो जाता है सीवियर, आईबीएस में भी हो जाता है, वो पूछना है। भूख कैसी है, अर्जेंसी, जैसे मोशन आता है तो आपको तुरंत भागना पड़ता है क्या, टेनिसमस है। तो ये चीजें अपन को देखनी है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पर आप हाइड्रेशन स्टेटस देख सकते हैं। पेट का एग्जामिनेशन कीजिए, पेट की जो है चमड़ी सिकुड़ना शुरू हो जाती है जब डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इसके लिए गैस्ट्रो वाला डॉक्टर करेगा। ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग, कहीं खून तो नहीं जम गया है, उसके लिए ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग होगी। रेड फ्लैग, सीरियस इटियोलॉजी का अगर सस्पिशियस हो, तो सीरियस कब मानेंगे, जब स्टूल में पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, साथ में फीवर है, डिहाइड्रेशन है, क्रॉनिक डायरिया यानी 4 दिन से ज्यादा डायरिया है, और वजन तेजी से कम हो रहा है, तो फिर तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भेजना है। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो एक्यूट वाटरी डायरिया यूजुअली इन्फेक्शन से, एक्यूट ब्लडी डायरिया अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ब्लड स्कीमिक कोलाइटिस हो सकता है, आईबीडी के इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का कुछ इरोजन हो सकते हैं, उसकी वजह से ब्लडी डायरिया हो सकता है। तो रिकरेंट ब्लडी डायरिया अगर बार बार हो रहा है तो आईबीडी का ये केस हो सकता है यंग पेशेंट में। लार्ज वॉल्यूम डायरिया यानी 1 लीटर से ज्यादा है, तो एंडोक्राइन कॉज भी हो सकता है। डायबिटीज के पेशेंट में कभी कभी डायरिया होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, सडनली उनको लूज मोशन लग जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन कॉज की वजह से ऐसा होता है। फिर ऑयल ड्रॉपलेट, ऐसा लगेगा कि मोशन में तेल तैर रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को फैट नहीं पच रहा है और वेट लॉस होगा, तो उसको मेल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया, कभी कभी कई लोगों को एंटीबायोटिक लेने के बाद भी डायरिया लगता है। साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, तो स्मॉल बॉवेल, बल्कि वाटरी फैटी स्टूल, कॉलन में देखा जाएगा तो फ्रीक्वेंट स्मॉल वॉल्यूम स्टूल, ब्लड या म्यूकस। आईबीएस, पेन रिलीव्ड बाय डेफिकेशन। इन्वेस्टिगेशन, तो एक्यूट डायरिया कहलाएगा बिलो 4 डेज, क्रॉनिक डायरिया अबव 4 डेज। तो इसके लिए कोई खास ऐसे टेस्ट की जरूरत नहीं है। फिर भी डिहाइड्रेशन देखा जाता है, स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा, फीवर, सीवियर पेन, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाइपोटेंशन है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, तो आप सीबीसी करा लीजिए इन्फेक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि कभी कभी जैसे बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाएंगे तो किडनी पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है, इस चीज को आप ध्यान रखें। हाँ, अगर स्टूल में कुछ इन्फेक्शन है तो स्टूल का टेस्ट भी किया जाता है, स्टूल टेस्ट। क्रॉनिक डायरिया में स्टूल कल्चर किया जाता है, फीकल ल्यूकोसाइट या लैक्टोफेरिन, ओवा एंड कोई पैरासाइट तो नहीं है। स्टूल का पीएच बिलो 6, तो कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन रहेगा, अगर स्टूल का पीएच बिलो 6 है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बच रहा है। स्टूल फैट, अगर स्टूल में फैट आ रहा है, और स्टूल इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये मोस्टली क्रॉनिक डायरिया में देखा जाता है 4 वीक्स, अबव 4 वीक्स। सो टेस्ट क्या हो सकते हैं, तो सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, बायोप्सी है। सीटी, इंटेरोग्राफी, स्मॉल बॉवेल बायोप्सी, पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट एंड कैप्सूल एंडोस्कोपी। ट्रीटमेंट के तौर पर अभी हम ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तो फ्लूइड देते हैं, आप उन वो जो है ग्लूकोज आपको चढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, फिर करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को क्लियर करना है। ओरल सप्लीमेंट के तौर पे जो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है। बाइकार्बोनेट लैक्टेट, इफ सीरम बाइकार्बोनेट बिलो 15 MeQL।
ORS दिया जाता है। अच्छा, एंटी डायरियल ड्रग्स, ये काफी यूज होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। पीली गोली होती है लोपेरामाइड, काफी मतलब इफेक्टिवली ये लूज मोशन को बड़ी जल्दी रोक देती है। तो इसी कैटेगरी में है डाइफेनॉक्सिलेट, कोडेन फॉस्फेट एंड पैराजोरिक। तो लोपेरामाइड तो कई सभी लोग ज्यादातर इससे परिचित होंगे, छोटी सी पीली गोली भी आती है इसकी। फिर स्पोरलेक के सैशे भी आते हैं, तो वो भी लिया जाता है। तो ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे न्यूरोथेरेपी में। बल्किंग एजेंट, अगर फ्लूइड को बांधना है तो साइलम हस्क, मिथाइल सेलुलोज वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गैस रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं जो है, आप हैंड रेज कर लीजिए, उसके बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा। तो आप बताएंगे क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें आप दे सकते हैं। चलिए, पहले कौन बताएगा? एक ट्रीटमेंट, एक एक ट्रीटमेंट बताइए। अपने को अनम्यूट करें और बताएं। चलिए, पहले राजू ध्यान से। से। हाँ बोलिए जी, जी बोलिए। हाँ, कोई नहीं सर, जिसने पहले। हाँ हाँ, आप बताइए। हाँ जी सर, आप क्या पूछते हैं? मतलब मोशन डायरिया के लिए ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं आप? हाँ, डायरिया के लिए एक ट्रीटमेंट बताइए, क्या देंगे? सर, डायरिया के लिए हम उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं उल्टा मोस्ट ऑफ। नॉर्मल क्या है? सर, अभी मैं ना 2 से 3 तरह के ट्रीटमेंट देने लगी हूँ, इसलिए। लेकिन नॉर्मल जो हमने बुक्स में पढ़ा है ना, वो उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट ही पढ़ा हम्म। आप है जो ना? जानते हैं आप तो वो उल्टा। बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, ऐसे। सर है ना, अभी अभी जो मैं देने लगी हूँ वो बताऊं या जो बुक में पढ़ा है वो बताऊं? जो भी आपको बताना हो। अच्छा सर, सबसे पहले तो बस वो इंफ्लामेशन ट्रीटमेंट में, लेकिन सबसे पहले अपन है ना वो 6 स्वेट, ठीक है, हम्म। हम्म। और 6 ADR × 3, ओके। ठीक है। ठीक है। और है ना उसके बाद में जो अपन सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस होता है, पेन गॉल स्प्लीन लिवर म्यूकस, तो उसमें पेन को नहीं देके अभी जो मैं उल्टा देने लगी हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर, वो हम्म। ये है कि हमने दिया उल्टा में सबसे पहले स्प्लिन, ठीक है। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही मानवी जी, अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ। 1 मिनट सर, मेरा फोन थोड़ा सा, 1 मिनट चार्जिंग पे लगाओ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, अभी आपकी आवाज वैसे आ रही है। 1 मिनट। फिर हम कुछ घरेलू रेमेडीज पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी से हम जानेंगे कि क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो पहले हम ट्रीटमेंट पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम रेमेडीज की बात करेंगे। चलिए, तब तक हम जो है बालू भुंडरे जी, हाँ, आप बताइए जरा, एक कोई ट्रीटमेंट बताइए बालू जी। सर हेलो। जी, जी बोलिए बालू जी। हाँ सर, अक्सर इन ऐसे केस में मैं तो जे हेपरिन देता हूँ सर। जे है प्रेम, ओके। हाँ जी। हाँ सर, मतलब रिवर्स रिवर्स नॉर्मल, मतलब उल्टा नॉर्मल और जे हेपरिन। ओके, उल्टा नॉर्मल एंड जे है प्रेम। जी जी, उल्टा नॉर्मल में भी हम स्प्लीन ब्लॉक करते हैं। ओके।
हाँ सर। वेरी गुड। तो इससे एक्यूट डायरिया में रिजल्ट मिलता है या क्रॉनिक डायरिया के लिए ठीक है? हाँ, क्रोनिक के, सॉरी, एक्यूट एक्यूट। एक्यूट डायरिया के लिए। हाँ, जो फूड पॉइजनिंग के कारण होता है उसमें। ओके। ओके। हाँ सर। वेरी गुड, थैंक यू। यस। ओके, राजू सिंह जी आप बताइए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। जी, मेरा तो सर फेवरेट एक एक है जो लूज मोशन के लिए सबसे बेस्ट मैं राम ब्रह्मास्त्र मानता हूँ। सिक्स स्वेट। अगर कंडीशन देखते हैं, अगर ज्यादा अगर हो रही है, 3-4 बार हो रही है, जो वेद के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ सर। हम्म। ठीक है, नॉर्मल एज नॉर्मल उल्टा तो वो अपन देता ही है। टॉप फिंगर में मैं ज्यादातर देता हूँ सर। ओके। पहले तो शुरुआत टॉप फिंगर से ही शुरुआत करता हूँ। हम्म। उल्टा। और उसके बाद में सिक्स स्वेट के दो ट्रीटमेंट। हम्म। और सिक्स स्वेट, 8 पेन और 1 म्यूकस और 1 लीवर। ओके। इसको मतलब 5-5 मिनट के गैप में 3 बार देता हूँ, ओके। कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगर बच्चे हैं और हमें लगता है कि ये वायरल का भी है कॉजेस, हम्म। तो उसमें फिर हाफ कुंडली 20 सेकेंड को 6 बार करता हूँ। वो तो सुपर काम करती है कुंडली। बिल्कुल सर, मैं ये यूज करता हूँ सर ज्यादातर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। सो मानवी जी, हाँ आप जो है बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने को, आपकी बात हाँ रहे। जी सर। जी। हाँ जी, हाँ जी सर। ना अभी जो मैंने आईबीएडी की जो पेशेंट देखे थे ना, जिसके अंदर डायरिया था, हम्म। या कोई बच्चा भी हो या कोई, तो जो मेरा ट्रीटमेंट जो मैंने दिया है, हम्म। उससे जो मुझे 100% रिजल्ट मिले विद इन 1 सिटिंग और 2 सिटिंग। उसमें सर सबसे पहले 30 मेडुला, और जहाँ 30 मेडुला के बाद हम जो 6 ADR देते, तो 6 ADR से पहले 6 स्वेट। ओके, वेरी। 6 स्वेट एंड 6 ADR इंटू 3 टाइम। हम्म। ओके। हम्म। देन सर है ना, वो नेवल डिसलोकेशन भी अपन को देखना पड़ता है हम्म। ना, क्योंकि नेवल डिसलोकेट के भी लिए भी कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो डायरिया भी होता है हम्म। ना। तो पहले अपन वो भी चेक करेंगे। अगर आपका नेवल डिसलोकेट है, उसको चेक करने के बाद सर 5 ONS 3 फोल्डेड लेग्स, ठीक है, हम्म। हम्म। इससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। देन हम आएंगे पॉइंट्स पे। पॉइंट्स में सर 1 पॉइंट म्यूकस, 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट स्प्लीन, 1 पॉइंट गॉल, ठीक है, इंटू 6 टाइम्स सर। हम्म। ठीक है। जी सर। तो ये सर लूज एक्यूट मोशन की, डायरिया के लिए है या क्रॉनिक डायरिया के लिए? सर मैंने इसको क्रॉनिक में भी यूज किया है, ओके। और एक्यूट में सर मैंने आप क्रॉनिक में मैंने इसको यूज किया, और एक्यूट में सर मेरे को ओल्ड यूडीएस से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके। जैसे कि सर कल ही एक पेशेंट आई थी, तो उन्होंने बोला मेरा एक दिन में ना 4 टाइम मोशन जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि खाना तो मेरा रूटीन में ही है, ठीक हम्म। है। हम्म। बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि वो बहुत लेट आए थे और मुझे कहीं जाना था। तो सर हम्म। सिंपली मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देके, बस मैंने वो नेवल डिसलोकेशन चेक किया, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो सर मैंने ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट दिया, जिसके अंदर हम ये देते हैं 15 मेडुला इंटू 2, 2 राइट पार्कू, 2 लेफ्ट पार्कू, अगेन 8 राइट पार्कू, 8 लेफ्ट पार्कू, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, हाफ कुंडली 20 सेकेंड इंटू 4 टाइम, 10 मेडुलास, 1 गैस ओनली, 6 पॉइंट, 1 गैस आई, 6 पॉइंट नॉर्मल और एज ए नॉर्मल। इसमें अपन एज ए नॉर्मल के अंदर गैस आई 4 टाइम और 6 टाइम नहीं देंगे, बिकॉज वैसे ही वो उनको मोशन ज्यादा बार आ रहा है ना। तो हम इसमें गैस आई 1 गैस आई 6 पॉइंट देंगे, ठीक है। ठीक है। सर ये ट्रीटमेंट जब मैंने उनको दिया, तो जब वो सेकंड डे आया ना, तो बोलती है ओ कहीं क्यों तू, एक बार में मैं तो जहाँ 4 बार गई, वहां से एक बार ही चली गई। तू हाँ। मैंने बता तू मैंने बता तू मैंने कहीं क्यों। कौन सी चाबी घुमा दी? हाँ। सही है। जी सर। तो सर वो उसमें ये एक्यूट वाले में ओल्ड यूरिया बहुत बेस्ट काम करता है, बस हमें गैसाई पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग, है ना। जी। और अगर सर क्रॉनिक में, तो सर फिर 30 मेडोला 6 ADR, और ये जो पॉइंट वाला मैंने बताया सर, वो बेस्ट काम करता है, बट नेवर चेक करना मैंडेटरी है वो तो इसके लिए। करना ही चाहिए, इसीलिए तो हाँ जी, हिस्ट्री एवेल्यूशन की जाती है ना, कि क्या कारण हो सकता है आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी वो सर। कारण इसलिए अगर मैंने फाइंड कहा, आउट हो तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्रीटमेंट लगता है। यस यस सर। तो अभी ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया पे तो ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा काम करता है 1 सिटिंग में ही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
जी सर। सो अभी नेक्स्ट कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए। चलिए मनु जी, आप कुछ लिख रहे थे, आप क्या बताना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में? अनम्यूट कीजिए अपने को। कैलाश जी, आप बताएंगे कोई ट्रीटमेंट? सर अभी मैं ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ हूँ। हाँ, जैसे ये कोई, नोट्स लिख लीजिएगा, फिर आपको काम पड़ेंगे। हाँ, नोट्स नोट्स तो सर मैं बना रहा हूँ सर, जी जी प्रॉपर बना रहा हूँ। जी। लेकिन वैसे कई जो आ जाते हैं पेशेंट, वैसे कोई दर्द वाले वगैरह, तो उनको मैं देता हूँ, लेकिन उनको रिलीफ तो मिल जाता है सर, जिनको भी जो मेरे पास पेशेंट आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके नीलेश जी, नीलेश चंद्रा जी, आप बताएं, लूज मोशन के केस में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? हरिओम। जी बोलिए जी। आ रही सर आवाज? हाँ हाँ, आ रही है जी, बोलिए। सर मैं भी कैलाश जी की तरह से स्टडी कर रहा हूँ, फिर और भी आप इतने थोड़ी थोड़ी दिनों से प्रैक्टिस चल क्लास रही में है जुड़े पढ़ाने हुए में। हैं, तो आपको कोई एक अपनी तरफ से जो भी आपको याद हो। सर उल्टा नॉर्मल ही देते हैं सर हम लोग तो ज्यादातर, वैसे तो तो उसमें उल्टा नॉर्मल फुल देते हैं या माइल्ड देते हैं? फुल फुल दे देते हैं। फुल देते हैं, क्या है फुल? अभी मैंने ज्यादा ज्यादा कोई केस है? देखे नहीं है, एक दो ही पेशेंट को देखा था जिसमें मैंने उल्टा नॉर्मल यही दिया था फुल, ओके। उसी से उनको रिलीफ आ गया था। वेरी गुड, वेरी। मैंने कई बार देखा है, जब नए नए न्यूरोथेरेपी में ज्वाइन होते हैं ना, रिजल्ट ऐसे आते हैं जादू की हाँ तरह। जी। हाँ सर, सर गुरु जी की कृपा होती है सर। फिर कम हो जाती नहीं है। सर, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कृपा ऐसी होती है सर अपने आप ही, क्योंकि हम ना फिर बहुत छानबीन करके तब ट्रीटमेंट देते हैं कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना सही है, पर मैंने ये देखा है नए नए बच्चों के हाथ में जो रिजल्ट आता है ना, कभी कभी बहुत जबरदस्त चमत्कारिक रिजल्ट, कई बार सोच से परे होते हैं चीजें। है। जी सर। जी राजू सिंह जी, आप हैंड रेज किए। अनम्यूट कीजिए जी। जी सर, मैं एक से इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जैसे हम दिखते हैं ना, ये तो ठीक है सर, लेकिन अगर बीपी को भी अगर थोड़ा सा अगर ध्यान में रख के अगर दे, हम्म अगर लो बीपी का पेशेंट है, जैसे मैं मानवी मैम ने बताया कि गैस आई को जो पॉइंट है हमारा, हम्म उसको ध्यान रख के देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। उसमें हम जैसे अगर 6 गैस आई 4 गैस आई जो दे रहे हैं, हम्म उसमें अगर 9 गैस आई भी दिया जाए, अगर और अगर लो बीपी का पेशेंट है और अगर 9 गैस आई भी देते थे, हम्म। तो भी उसमें लूज मोशन पे बहुत अच्छा काम करता है सर। तो 9 गैस आई से ये इसका ट्रांजिट नहीं बढ़ जाएगा, लो बीपी इंटेस्टाइन? लो लो बीपी में का पेशेंट है और अगर लूज मोशन है तो सर। तो लो बीपी का अगर पेशेंट है तो हम उसके लिए ये दे सकते हैं ना, अपना मल्टीविटामिन फार्मूला में है, बीपी हाई हाँ करने के लिए 2 पैरा 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट फॉर 2 ADR, तो इससे दोनों काम हो जाएंगे। जी 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 जी। क्योंकि अगर हम इंटेस्टाइन को और ज्यादा उकसा दिए तो हो सकता है उसकी और ट्रांजिट टाइम बढ़ जाए, और ज्यादा स्पीड से मोशन आने शुरू हो जाए। और सर अगर हाई बीपी का अगर पेशेंट, तो उसमें उल्टा किडनी क्लियर भी ऐड कर सकते हैं क्या? वो अगर हाई बीपी हो रहा है मोस्टली, तो अगर लूज मोशन है तो हाई बीपी होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो डाउन जाएंगे ही जाएंगे, है ना। हम्म। तो हाई बीपी के चांस कम ही देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी हाई बीपी हो रहा है तो उसके कॉज देखने पड़ेंगे कि वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या हम्म। किडनी की वजह से हो रहा है, क्या उसका कारण है, वो कारण के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। हाँ तो वो कि लूज किडनी मोशन क्लियर। होते हुए हाई बीपी होना ये रेयर कंडीशन में आएगा। जी ठीक है सर। तो उस समय ये तो उनके थोड़ा डाउट मेडिसिन था। का भी हाँ। ध्यान रखना पड़ेगा। अब हाई बीपी की अगर कोई दवाई ले रहा है, लूज मोशन लग गए और बीपी डाउन चला गया, उसने और हाई बीपी की दवाई ले ली, तो वो तो कोलैप्स ही हो जाएगा। जी जी जी। तो हाँ, इसका ये ध्यान रखनी जरूरी है सर। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक हाँ मानवी जी, आपने हैंड रेज किया है।
ओके। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। सर, इन्होंने भी बोला कि लो बीपी में गैस ही देंगे। लो बीपी में गैस ही कहाँ देते हैं, वो तो अपन हाई बीपी में गैस ही देते हैं ना, तो 9 गैस ही कैसे दे सकते हैं? हम्म। गैस आई तो अपन हाई बीपी में देते हैं, लो बीपी में गैस ही कैसे देंगे? पर हाई बीपी में अपन 6 गैस आई यूज करते हैं ना। हाँ जी सर। तो फिर गैस ही आप हम लो बीपी में कैसे यूज कर सकते हैं सर? वो इसीलिए वो ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से, तो मोटिलिटी अगर और बढ़ गई पेरिस्टल्सिस तो और नुकसान हो हाँ, सकता है मेरे ख्याल से। वही वही मैं इसलिए थोड़ा सा उनकी बात पे कंफ्यूज हो गई कि मतलब उन्होंने मतलब अब लो बीपी में तो गैस ही दे ही नहीं सकते ना, गैस ही तो हम हाई बीपी में देंगे ना। जी जी। नहीं, हमारे पास लो बीपी के लिए बढ़िया ट्रीटमेंट है ना, ये मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वो भी संभल जाएंगे, और अपना हाँ जो है, अगर आप चारों स्टेप दे देते हैं तो भी फायदा है, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। जी सर। और पता है सर, लो बीपी में 15 राइट मेडुला, 6 राइट स्वेट ना 6 8 राइट पालकू बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ये भी जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में है, एड्रेनालिन को एक्टिवेट करके उसको सडनली शॉक से रोक देगा। हाँ जी। पर ये सिर्फ हम इमरजेंसी में करेंगे। हाँ यस। नहीं तो उसका सिस्टम एकदम से रुक जाएगा। हाँ हाँ, तो इमरजेंसी कोटा भी होना चाहिए ना हमारे पास, फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी सर। मनोज जी आप जो है, हाँ अभी बोलिए, आप अनम्यूट कर सर लीजिए। ना आप ऐसे टेस्ट है ना लेते रहा करो, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है कि लास्ट में कौन से सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट देंगे। जी जी। हाँ जी। जी सर। ओके, बोलिए मनोज जी। एक मिनट। मैं अच्छे से पढ़ लूंगा। किसी ने ऐसा केस देखा है जिसमें 25-30 लूज मोशन लगे हों और उसको आपने ठीक किया हो? जिसने किया हो वो हैंड रेस कीजिएगा। चलिए, अभी हम रेमेडी के ऊपर चलते हैं कि क्या क्या हम घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं लूज मोशन रोकने के लिए। आप लोग हैंड रेस कीजिए और बताइए। चलिए, पहले मानवी जी का आ गया। जी बताइए मानवी जी, होम रेमेडी बताइए। हेलो जी। सर, दाना मेथी की फक्की और एक चाय पत्ती की फक्की। बस चाय पत्ती की फांकी ऐसे ही ले लेनी है, हाँ, और पानी पीना है। ऊपर से और अगर पानी कोई पीना चाय, हाँ, और ये सर मुझे किसी पेशेंट ने बताई थी। और दाना मेथी की तो मैं हम खुद यूज करते हैं। उन्होंने बोला मैम चाय पत्ती बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। है। अच्छा, तो दाना मेथी की सब्जी, सब्जी नहीं सर, फाकी फाकी। अच्छा उसको भी ऐसे ही फांक लेना है, हाँ हाँ। ऊपर से पानी पी लेना है। जी जी जी। ओके ठीक है। और कोई रेमेडी? और सर बनाना, बनाना, साबूदाने की खिचड़ी। साबुत हाँ बनाना, बनाना तो मैंडेटरी है ही। बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए राजू सिंह जी। हाँ मनोज जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। दूध में नींबू का रस मिला के पिया तो भी कम होता है। अच्छा, आप मनोज जी हैं? हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है आपका नंबर है। जी जी, बताइए क्या बता रहे थे आप? दूध में नींबू का रस मिला के तुरंत पीना है तो तुरंत रुक जाता है लूज मोशन अच्छा, है तो। दूध में नींबू का रस डाला और फटने से पहले पी लेना है। हाँ, मिक्स करके तुरंत पीना है। ओके वो प्रोबायोटिक का काम करता है। ओके ओके। और अनार का छिलके का काढ़ा बना के पीते हैं, वो भी अच्छा है।
ओके, उसका काढ़ा पीना है बना के। हाँ, अनार के छिलके का काढ़ा बना के पीते हैं। फिर अनार का है तो भी उससे भी अच्छा फायदा होता है। नॉर्मल अनार का फिर जो लूज बीज है वो कंज्यूम कर लेना है। हाँ, बीज को चबा चबा के खाना धीरे से, उसमें नींबू का रस मिला के खाया तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है लूज मोशन में। ओके, वेरी गुड। क्योंकि उधर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है ना, तो वो अच्छा होता है। हम्म। और एसिड अल्कली चेक करना है जब भी ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। अगर अल्कली बढ़ गया तो माइल्ड उल्टा नॉर्मल के साथ माइल्ड अल्कली भी दे सकते हैं। बिल्कुल। क्रॉनिक फिर डायरिया में तो एसिडिक हो जाएगा पेशेंट। एसिड है तो 1 पॉइंट एसिड, वो 1 पॉइंट एसिड चेस्ट वो अच्छा काम करते कभी कभी। ओके, फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो एसिड के साथ तो 4 थायराइड देना पड़ता राइट, ऐड कर देंगे। बिल्कुल। है। फिर आपकी 4 पैरा भी दे सकते हैं, वो भी काम करता है उधर। और पैरा तो क्योंकि कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म को सुधार के मसल को मजबूती दे देगा वहां पे। बहुत अच्छा। और रिसेंटली मैंने एक कैंसर का केस देखा था जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर बोलते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का हम्म। ट्रांसवर्स कॉलन में ट्यूमर, वो हाथ में मिलता था, उसको ब्लीडिंग होता था, जी, उसको कम से कम 20 बार स्टूल जाता था। ब्लीडिंग हो रहा था, ओके। लूज मोशन हो रहा था। ओके। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, फिर भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं हो गया उधर। फिर मैंने सिर्फ उसको दूध में नींबू का रस मिला के पीने को बताया, तो 2 दिन 2 बार पिया, उसी में रुक गया। डॉक्टर को हैरान हो गया था उधर। अरे वाह, सुपर, सुपर, वेरी नाइस। उसके बाद इधर आया था, मैंने ट्रीटमेंट दिया। फिर मैंने वो स्कैनिंग करवाने को बताया, तो ट्यूमर निकला, फिर उन्होंने सर्जरी करवाया। जो अभी देखा ना, वो अपन ने जो रिसेक्शन वर्ड यूज किया था, तो कॉलन को काट के फिर जोड़ देते हैं आगे। वही वही। सही, काफी दिनों बाद आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। नहीं, वो क्या होता है, वो आश्रम का भी प्रयास चल रहा है ना, वो पूरा एक साथ में होता वही वही वही। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। है। फिर मुझे फुर्सत नहीं रहता, अभी भी पेशेंट है। आज अभी पेशेंट देख रहे हैं क्या? हाँ, इसलिए बात करने को नहीं होता है। कोई नहीं, कोई नहीं, पेशेंट को देखिए, पेशेंट को देख लीजिए। ठीक है ओके, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। जी, राजू सिंह जी, आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे काली चाय में। जी सर, हम तो यहाँ पे काली चाय में नींबू डाल के दे देते हैं। ओके, तो नॉर्मल चाय तो पत्ती और पानी उबालना, उसमें नींबू डाल लेना। हाँ, बस उसमें चीनी नहीं डालते। बस ओके। हाँ, 1 कप में ये पूरा नींबू डाल के दे देते। तो हम्म। बहुत अच्छा काम करता है। या अगर अब आप अगर चाय भी बनाते हैं हम्म। तो, या फिर अगर चाय बनाइए तो फिर उसमें घी डाल देते हैं। अच्छा। हाँ, 2 चम्मच, तो भी वो अच्छा काम करता है। ओके, जी, बढ़िया। अब आज की क्लास के बाद किसी को भी लूज मोशन होगा, आराम से ठीक हो जाएगा, इतनी सारी बिल्कुल रेमेडी सर, हमारे पास है, बिल्कुल। बस ट्रीटमेंट है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो अब आप लोग बताइए, ये लेक्चर कल यूट्यूब पे डालूं या नहीं डालूं, या सिर्फ रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूं? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, डाल दीजिए सर। पता है कभी कभी क्या होता है कि हमें लेना तो होती है क्लास, हाँ लेकिन बेटे की क्लास भी आ रही होती है तो क्लास नहीं ले पाते। जी। और कभी कभी क्या होता है सर के दिक्कत होती है, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा होता, हम्म। और कभी कभी बच्चे साथ में होते हैं तो क्लास नहीं ले पाते, कभी उनकी तबीयत भी खराब है, तो ये सब चीजें हो जाती तो क्लास नहीं ले पाते। अगर आप यूट्यूब पे डाल देते हैं तो जब हमारे पास टाइम है तो हम उसको देख लेते हैं। तो ठीक। सर आप प्लीज यूट्यूब पे ही क्लास डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जैसे बहुत से हैं जो नहीं ले पाते टाइम पे क्लास। कोई बात नहीं। ठीक है, आप सभी जी की सर। सजेशन के हिसाब से मैं डाल दूंगा, है ना? जी सर, थैंक यू सर। चलिए फिर हम जो है, एक मिनट, मैं सभी को म्यूट करता हूँ। सो आज की क्लास यहीं पर हम
पूर्ण करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।